Hello student, welcome to Trishul Defense Academy. Myself Ratan Chandra. Today we are going to start 9th lecture of atomic structure. So let's begin. आज हम लोग रिमेनिंग पार्ट ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देखें। इसमें हम लोग जिस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स का डिस्कशन अभी नहीं किया है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को शो करता है, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स को शो करता है कि किस डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स अरेंज है, इसको बताता है। और अब ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में, उसके कैसे स्ट्रक्चर होता है, जैसा बताया था कि पी अगर है, पी सबशेल है, तो उसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे वो डंबल शेप होंगे, और डी सबशेल है तो डी सबशेल के ऑर्बिटल्स डबल डंबल शेप होंगे। और एफ का बताया था कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बताया था। तो देखें रिमेनिंग पार्ट इसका। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में शेप बताना था। इसमें यहां लिख लेना रिमेनिंग पार्ट। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में देखें, पी सब एस सबसेल से हम लोग शुरू करते हैं। शेप ऑफ एस सबसेल, एस ऑर्बिटल, एस सबसेल में एस ऑर्बिटल है और इसका शेप हम लोग जानते हैं स्फेरिकल होता है। किस प्रकार से होता है इसको देखें। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये 1s, ये सेकेंड ऑर्बिट 2s से बना है, 2p भी है, लेकिन s की बात हम लोग कर रहे हैं तो s पर फोकस कर रहे हैं। p को यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं 2p भी प्रेजेंट है। और ये थर्ड ऑर्बिट है, थ्री एस है, ऐसे 4s है, सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको बता दें। आपसे शेप तो पूछा गया, आप बताते हैं स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप आप ये देख भी रहे हैं। और इसमें जैसे 1s है तो 1s जब इसको स्टडी आप करेंगे, जैसे कहते हैं बहुत फाइन स्टडी जब इसकी करेंगे, तो आप देखेंगे जो ऑर्बिट जैसे 1s है, एक लाइन है तो इसमें कई लाइन आपको दिखेंगी। तो ये ऐसे जैसे 1s है, 2s है, ये पास जो कि नॉर्मली देखोगे तो एक जैसा दिखेगा कि बिल्कुल पास है, ये एक दूसरे से ये स्टिकी है, मतलब चिपका हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखोगे कि ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा दूर रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं। अब 1s की बात करें तो 1s इस प्रकार से होगा, देखो 1s इस प्रकार से होगा, 2s, और इसके बीच में जो गैप है इसको हम लोग रेडियल स्पेस कहेंगे या रेडियल नोड कहेंगे, रेडियल सरफेस भी कहते हैं, नोड भी कहते हैं। नोड सेशंस क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और रेडियल पार्ट इसका होता है, रेडियल स्पेस होता है। जैसे ये फर्स्ट रेडियल स्पेस है, ये फर्स्ट रेडियल स्पेस है। जब आपसे कहा जाए कि 2s 1s की बात करें तो रेडियल स्पेस नहीं पाया जाता, लेकिन जब 2s की बात की जाएगी तो एक रेडियल स्पेस पाया जाएगा। 3s की बात की जाएगी तो 2 रेडियल स्पेस पाया जाएगा। अगर कोई पूछता 4s में कितने रेडियल स्पेस, कितने नोड हैं, तो 4s में 3 नोड्स होंगे। ये फर्स्ट में अगर आपसे पूछा जाए 1s में कितने नोड है या रेडियल स्पेस है, रेडियल
सरफेस है तो आप ये कहोगे कोई रेडियल सरफेस 1s में नहीं है, 0 है। लेकिन जैसे 2s की बात किया जाए, देखो ये स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, इसे ही रेडियल सरफेस या नोड कहेंगे। अब ऐसे ही यहाँ पर 3s में पूछा जाए तो आप ये कह सकते हो कि n-1 नोड होता है। टोटल नोड की बात किया जाए, यहां लिख देते हैं टोटल नोड इक्वल टू n-1 फॉर s सबसेल, s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल की बात होगी तब ये आप फार्मूले को इससे कर लेना। जितना जैसे 3s है, लाइक एग्जाम्पल के लिए देखो 3s कंसिस्ट हाउ मेनी नोड, तो आप ये कहना 3n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी 3s में, तो आप n-1 कर देना, n-1 से ये निकल आएगा 3-1 इक्वल टू 2, तो 2 नोड या 2 रेडियल सरफेस पाया जाएगा। ये बात क्लियर। ऐसे p के बारे में देखें, इसका शेप आपने देख लिया, स्फेरिकल शेप होता है, इस प्रकार से शेप बनाना होगा कहीं तो आप ऐसे ही बना देना इसमें, और ये रेंज लेके रहता है। जैसे ये मैंने एक लाइन ड्रा की, आप इसको ऐसे ड्रा करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन का चूंकि सर्कुलर पाथ फिक्स नहीं होता, अगर इसका मैकेनिकल मॉडल पढ़ोगे एटम का तो उसमें आप देखोगे कि इसका कोई फिक्स पाथ नहीं होता, तो इस प्रकार से ऐसे दिखाया जाता है, इस प्रकार से ये पूरे में ऐसे आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट देखें, p शेप ऑफ ऑर्बिटल में p सबसेल के बारे में, p ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। p ऑर्बिटल्स या p ऑर्बिटल्स, जब p ऑर्बिटल्स की बात करोगे तो ये 3 टाइप्स का होगा, px, py, pz, और हम लोग ऑलरेडी इसकी स्टडी कर चुके हैं कि ये डंबल शेप होता है। डंबल शेप इस प्रकार से इसका शेप दिखाया जाता है। ये डंबल शेप है, और डंबल शेप में देखो एक सेंटर है, एक न्यूक्लियस है, एक नोड है। नोड वह प्लेस होता है, जैसा कि अभी डिस्कस किया कि नोड वह प्लेस ऑर्बिटल में होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम लोग नोड कहते हैं। तो ये नोड है इसका, नोड। अब यहाँ p ऑर्बिटल कंसिस्ट हाउ मेनी लोब्स, आप देख रहे हैं 2 लोब्स है इसमें, p ऑर्बिटल में 2 लोब है, ये एक लोब ये है। p ऑर्बिटल कंटेन 2 लोब्स या कंसिस्ट 2 लोब्स, ये 2 लोब्स रखता है, ये ध्यान देना। इस प्रकार से 2 लोब है। अब p ऑर्बिटल का अरेंजमेंट देखो, जैसे मैंने बताया कि ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शोज ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ये ओरिएंटेशन डायरेक्शन को शो करता है ऑर्बिटल्स के। तो कैसे डायरेक्टेड होते हैं इस चीज को आप देखो, जैसे y एक्सिस, x एक्सिस, ये इतना ध्यान रखना कि ऑल 3 p ऑर्बिटल्स ऑफ p सबसेल लाई ईच अदर परपेंडिकुलरली, एक दूसरे से 90 राइट एंगल पे ये अरेंज होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर अरेंज होते हैं, ये हमें ध्यान देना है। और अलोंग द एक्सिस होते हैं, एक इन बिटवीन द एक्सिस लोब पाया जाता है, एक अलोंग द एक्सिस पाया जाता है। इन बिटवीन द एक्सिस डी में आप कुछ एग्जांपल्स देखोगे, और यहाँ पर अलोंग द एक्सिस मीन्स जो एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे उसी के ऊपर लोब पाया जाएगा। ये हमें ध्यान देना है जब अगर स्ट्रक्चर आता है p ऑर्बिटल बनाने के लिए, तो ये हमें ध्यान देना है, ऐसे नहीं बना देना है। देखो ऐसे बनाओगे, दिस इज अ रॉन्ग मेथड, ये रॉन्ग मेथड है p ऑर्बिटल के लिए। p ऑर्बिटल
अगर बनाते हो, ये एक रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग मेथड है, ये गलत है। ये इन बिटवीन द एक्सिस हो गया, इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस है। तो ये रॉन्ग तरीका है, ऐसा नहीं होगा। ये इस प्रकार से होगा, देखो along the axis की बात किया है। along the axis जैसे ये x है, ये y एक्सिस है। अगर हमें px बनाना है तो x एक्सिस पर ऐसे बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे, तो ये px हो जाएगा। along the axis, ये लाइन के ऊपर देखो एक्सिस पर बनाया, कोऑर्डिनेट पर बनाया मैंने। और y अगर बनाना है, मान लो py बनाना है हमें, x एक्सिस, y एक्सिस, py ऑर्बिटल बनाना है, तो इस प्रकार से बनाएंगे। ये दोनों लोग सेम रहेगा। तो इस प्रकार से होता है। ये जो शो कर रहा है, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस पे 0 है। इसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ोगे इस साइड में, तो देखोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाती है। ये एंड पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो कर रहा है। ये px, ये py को शो कर रहा है, py। इसी प्रकार अगर pz को एक्सप्रेस करें, ये देखो नोड है, नोड का मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां पर 0 हो। अगर py को pz को एक्सप्रेस करें तो कुछ इस प्रकार से होगा, देखो pz इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। along the axis, ये हमें ध्यान रखना है, ये नहीं भूलना है। अगर इन बिटवीन द एक्सिस, जैसे पहले मैंने एक बनाकर स्ट्रक्चर दिखाया था, वो गलत तरीका था। ये सही तरीका है p ऑर्बिटल्स के शेप को बनाने का। तो शेप ऑफ p ऑर्बिटल है। अब इसमें कुछ बातें आपको बता दें। जैसे मैंने यहाँ पर pz बनाया और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि pz ऑर्बिटल में कितने p प्लेन पाए जाते हैं, प्लेन नोडल प्लेन कितने पाए जाते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ऐसा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है आपसे। ये ऐसे क्वेश्चन एनडीए में भी पूछा जा सकता है, नीट में एंड आईआईटी सो ऑन, वेरियस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके हो सकता है यूनिट टेस्ट वगैरह में भी पूछ लिए जाए कि नोडल प्लेन को एक्सप्लेन करो, नोडल प्लेन क्या होता है, नोड क्या होता है, कितने pz में कितने नोडल प्लेन पाए जाएंगे और py में कितने नोडल प्लेन पाए जाएंगे। तो आपसे नोडल प्लेन के बारे में पूछ सकता है, ये आपको ध्यान देना है। ये परपेंडिकुलर है, ये भी आप ध्यान देना। ये इस प्रकार से, जैसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जैसे एक्सिस पे लगे हैं, तो ये जो आप देख रहे हो, ये या तो इनसाइड इनवर्ड जो है प्लेन बोर्ड के इनवर्ड होगा और एक आउटवर्ड लोब होगा। इस प्रकार से एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये हमें ध्यान देना है। जो नोडल प्लेन की ऑर्बिटल में पाया जाता है, एक ही नोडल प्लेन पाया जाता है, ये हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। ये बिल्कुल याद रखना है कि कितने नोडल प्लेन पाए जाते हैं। तो एक नोडल प्लेन पाया जाता है। जैसे अब px है, तो जो y वाला एरिया है ये नोडल प्लेन का है, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है 0 होती है। तो इस प्रकार से हमें दिखाना है इसको। इस प्रकार से दिखाना। ये प्लेन हुआ बेटा, ये प्लेन हुआ जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो इसको जैसे आपने कहा कि px है, तो px को छोड़कर आप प्लेन को दिखाना। जैसे इसको जब दिखाना तो ये yz प्लेन हो जाएगा, p का yz प्लेन।
ऐसे दिखाना, वाई जेड प्लेन है या वाई पी वाई प्लेन है, पी वाई प्लेन है, तो इस प्रकार का ये प्लेन है। अब जैसे इसमें दिखाना हो तो ये प्लेन, इसका ये वाला एरिया प्लेन का बनेगा, ये एरिया प्लेन का बनेगा, तो ये नोडल प्लेन होगा, ये नोडल प्लेन होगा। तो इस प्रकार से आप इसमें प्लेन के बारे में देखेंगे, नोडल प्लेन कौन सा है। अगर एक नोडल प्लेन P कंसिस्ट ओनली वन नोडल प्लेन, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, P ऑर्बिटल कंटेन ओनली वन नोडल प्लेन, ओनली वन नोडल प्लेन। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो नोडल प्लेन के बारे में कि कितने नोडल प्लेन हैं। अगर 2p है, जैसे नोडल प्लेन तो एक होगा, ये आप ध्यान देना p के केस में। हाँ, आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि नोडल सरफेस कितने पाए जाते हैं p में। तो नोडल सरफेस के लिए मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, वैसे नोडल सरफेस आप निकाल लेना। नोडल प्लेन एंड नोडल सरफेस बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीज है। क्या डिफरेंस है इस चीज को आप समझो कि नोडल प्लेन तो मैंने बता दिया, जहाँ जिस पॉइंट पर जहाँ पर दोनों लोब्स मिलते हैं, वहाँ जहाँ पर पी ऑर्बिटल के दोनों लोब्स मिलते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है, इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। उससे जो प्लेन ड्रा करते हैं उसी को हम लोग नोडल प्लेन कहते हैं। और नोडल सरफेस क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझो कि पी में कितने नोडल सरफेस पाए जाते हैं, कब पाया जाएगा नोडल सरफेस, कब नहीं पाया जाएगा। जैसे एस में बताया 1s में रेडियल सरफेस नहीं पाया जाता है, 2s से स्टार्ट होता है। वैसे देखो पी की स्टार्टिंग 2 से होती है, तो कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए नोडल सरफेस का। नोडल प्लेन तो हमें माइंड में है कि एक ही नोडल प्लेन पाया जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। और नेक्स्ट देखो, नोडल सरफेस के बारे में समझने पर, नोडल सरफेस कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे P की बात मैंने किया या S ऑर्बिटल की बात किया, P ऑर्बिटल एक रेंज में रहेगा, जैसे 2p 3p, तो एक रेंज में होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि P अगर 3p कह दिया, P ऑर्बिटल कह दिया, तो P ऑर्बिटल एक ही स्थान पे सब होगा एटम के अंदर, ऐसा नहीं होगा। एक रेंज में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चाहे वो 2p 3p 4p, तो एक रेंज में ये सिचुएटेड होगा। जैसे सपोज करो कि मैंने ये p ऑर्बिटल बनाया है, ये अलोंग द एक्सिस होता है, ये भी ध्यान देना है। यही गलती हो जाती है कभी कभी, इन बिटवीन द एक्सिस स्टूडेंट बोल देता है या इन बिटवीन द एक्सिस शो कर देता है, तो गलत तरीका है, अलोंग द एक्सिस है। अब जरा देखो रेडियल नोड्स के बारे में। नोड तो ये हो गया, हम लोग जानते हैं, ये दोनों लोब है। इस लोब का जब सरफेस की बात करेंगे कि पी सरफेस, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर आप दिखाओगे, जैसे ये स्ट्रक्चर दिखाया मैंने, फिर सपोज करो कि ये स्ट्रक्चर दिखाया। अब ये 2p है, 2p है। p के लिए चाहे x हो चाहे y हो, जिसके लिए निकालना हो, npx की बात कर रहे हैं। npx के लिए फार्मूला, जब p का नोडल सरफेस निकालना हो, नंबर ऑफ नोडल सरफेस, देखो नोडल प्लेन नहीं है, नोडल प्लेन एक ही पाया जाता है, उसको मैंने डिस्कस कर लिया है आपसे। और नोडल प्लेन की बात कर रहे हैं कि नोडल सरफेस की बात कर रहे हैं, तो नोडल सरफेस इक्वल टू हो जाएगा, जब npx के लिए निकालोगे या npy के लिए निकालोगे या npz के लिए निकालोगे, हमेशा n-2 लिखना है आपको। क्या लिखना है? n-2 लिखना है। जो जैसे ये तो कोई ऑर्बिटल लिखा होगा, कोई सबसेल लिखा होगा, तो उसके सामने से
लिखा गया नंबर n को इंडिकेट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है। तो जैसे यहाँ पर देखो, अगर 2px की बात करें, इन 2px वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये नंबर जो लिखा है सामने इसके, अब n की वैल्यू मालूम हो गया तो npx, अगर मैं कहूं कि 2px में कितने रेडियल नोड हैं, हाउ मेनी नोडल सरफेस इन 2p कह दूं, तो आप कैसे निकालोगे? 2 से 2 हो गया यहाँ पर n की वैल्यू, और ये फार्मूला 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ये देखो 2, यहाँ पर इसका मीन हो गया कि ये 2px है। 2px में कोई नोडल सरफेस नहीं है। हमेशा नोडल सरफेस की बात करते हैं तो दो p ऑर्बिटल के बीच का जो स्पेस होगा उसको नोडल सरफेस कहेंगे। जैसे बताया था ना s में कि दो s ऑर्बिटल के बीच का जो सरफेस होगा वो नोडल सरफेस होगा। तो नोडल सरफेस और नोडल प्लेन दोनों अलग अलग चीज है, ये ध्यान दिए रहना है। तो अब जैसे यहाँ पर देखो 2px है, ये 3px है। अगर आपसे ये कहूं कि 3px जो है और ये 4px है, अगर अब आपसे कहूं कि 4px कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ नोडल सरफेस, हाउ मेनी नंबर ऑफ नोडल सरफेस प्रेजेंट इन 4px, अगर 4px में पूछा जाए तो n माइनस, मैंने बताया p के लिए ये फार्मूला है n-2, अगर नोडल सरफेस आप निकाल रहे हो तो ये फार्मूला है। तो 4 में n की वैल्यू कितनी, 4px में n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 - 2 नोडल सरफेस होगा। जरा देखो ये 4x है, मैंने बताया कि 2p ऑर्बिटल के बीच का स्पेस वो नोडल सरफेस होगा। तो यहाँ पर देखो 2px और 3px के बीच ये सरफेस खाली है, ये नोडल सरफेस हो गया। और फिर दूसरा 3px और 4px के बीच में जो एरिया है खाली, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नोडल सरफेस कहेंगे। तो देखो 2 आंसर आया, 2 नोडल सरफेस आप देख रहे हैं। ये वाला सरफेस ये एक हो गया और दूसरा ये बात क्लियर है। तो इस प्रकार से नोडल सरफेस को हम P में निकालना हो, D में निकालना हो, S में निकालना हो तो निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, D सबसेल की बात करेंगे। D सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं और उन ऑर्बिटल्स का शेप क्या है उसके बारे में, और नोडल सरफेस, नोडल प्लेन, वहां पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। शेप ऑफ D सबसेल। D ऑर्बिटल्स लिखो, क्योंकि ऑर्बिटल्स की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ऑर्बिटल्स की स्टडी करते हैं, तो ऑर्बिटल्स लिखो इसको। तो D ऑर्बिटल्स का शेप हम लोग देखेंगे। जैसा पहले भी बता दिया है कि D का शेप कैसा होता है, डंबल होता है, और P का शेप आप लोग जानते हो डंबल शेप होता है। तो डबल डंबल है, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखो इन बिटवीन द एक्सिस लोब लाई कर रहे हैं, जो लोब है D का लोब है इन बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहा, y एक्सिस है, x एक्सिस है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर बनाऊं x एंड y एक्सिस, या मान लो इसको पहले लिख दो, ये dxy लिख रहा हूं मैं, dxy, तो ये dxy है, dxz लिख रहा हूं तो यहाँ पर z लिखना पड़ेगा, और इनके बीच लोब आपको दिखाना होगा इन बिटवीन द एक्सिस। 3 तो आप इन बिटवीन द एक्सिस दिखाना, जैसे dYz की बात करें तो ये भी इन बिटवीन द एक्सिस, बस यहाँ पर ये z दिखा देना, ये y जरूर दिखाना इसको। अब इसको x नहीं दिखाना इस एक्सिस को। तो इस प्रकार से dx, dy, dz ऑर्बिटल आप जानते हो, ये है D सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स,
डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी जेड। क्योंकि एम की वैल्यू मैं 0 करता हूँ, मिडिल में इसको रख रहा हूँ। आप सीक्वेंस से लिखना चाहें तो डी वाई जेड लिख सकते हैं इसको बाद में, लेकिन एम की वैल्यू जब लिखते हैं तो आपको बताया कि ये 0 लिख देते हैं। तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड स्क्वायर या डी जेड टू डी एक्स टू वाई टू या डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। तो ये 5 ऑर्बिटल हैं, इनके शेप 3 का शेप मैंने ये दिखा दिया कि इन बिटवीन द एक्सिस होता है, लेकिन अदर 2 जो होते हैं अलोंग द एक्सिस होता है। ये भी आपको ध्यान देना होगा कि इसके जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल हैं वो अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं। जैसे आपको बताएं, इसका शेप अगर यहाँ पर शो करें तो इस प्रकार से होगा। जेड के बारे में बता रहे हैं, जेड को देखो डी जेड स्क्वायर का शेप, ये अलोंग द एक्सिस होगा। along the axis। इस प्रकार से होगा। और इसमें जो इसका y एक्सिस पे जो देखते हो ये कॉलर शेप होता है, ये स्फेरिकल हो जाता है। इसको आप ऐसे दिखाना, इस प्रकार से शो करना। तो इस प्रकार से इसका शेप होता है। ऐसे अगर dx टू वाई टू या dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका अगर दिखाना है आपको तो अलोंग द एक्सिस आपको दिखाना पड़ेगा लोग इस प्रकार से, जैसे P में हम लोगों ने दिखाया था। ये नोड होगा, तो इस प्रकार से आप ये डी शेप के बारे में। अब इसमें नोडल प्लेन की बात करें तो नोडल प्लेन का फार्मूला, नोडल सरफेस का फार्मूला और नोडल प्लेन के लिए अलग अलग है। जब हम नोडल प्लेन की बात करेंगे तो नोडल प्लेन हमेशा 2 पाया जाएगा। 2 नोडल प्लेन डी ऑर्बिटल में पाया जाता है। अगर आपसे ये कह दें कि ये डी एक्स वाई है तो एक नोडल प्लेन ये हो जाएगा, एक नोडल प्लेन ये हो जाएगा, दूसरा नोडल प्लेन ये हो जाएगा। तो 2 नोडल प्लेन पाया जाता है। डी ऑर्बिटल में हाउ मेनी नोडल प्लेन? 2। नोडल सरफेस के बारे में देखो, नोडल सरफेस ये नोट कर लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नोडल सरफेस के बारे में हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो फिर से स्पेस बिटवीन 2 डी ऑर्बिटल्स के बारे में देखेंगे। जैसे ये नोडल सरफेस, इस प्रकार से ये नोडल सरफेस है। ये बिटवीन 2, ये देखो 3D से शुरू होता है। dxy मैं ले रहा हूँ 4dxy एंड 5dxy। अब इनपे अगर आपसे पूछा जाए कि नोडल सरफेस कितने हैं तो नोडल सरफेस आपको बता दें, नोडल सरफेस हो जाएगा, नंबर ऑफ नोडल सरफेस लिख लें, n-3 से इसको निकालना। तो इट मीन्स 3dxy में कोई नोडल सरफेस नहीं होगा, लेकिन 4dxy में 4dxy ऑर्बिटल में एक नोडल सरफेस होगा। 5dxy ऑर्बिटल में 5dxy ऑर्बिटल में आप देखो n की वैल्यू 5 है, 5 से 5 - 3 तो 2 नोडल सरफेस होगा। तो इस प्रकार से नोडल सरफेस को निकालना, नोडल सरफेस क्या है इसके बारे में मैंने बताया, नोडल प्लेन के बारे में बताया। अब हम लोग जो है, और नॉर्मली नोडल प्लेन हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। देखो नोडल प्लेन n-l - 1 से
ऐसे निकालते हैं। ये फार्मूला है नंबर ऑफ नोडल प्लेन। सपोज करो डी की बात करें, डी में एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और एन की वैल्यू मान लो 5D में निकालना है, नोडल सरफेस या नोडल प्लेन, ये फार्मूला है इसके लिए। तो 5L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 -1, ये देखो 2 आ गया। तो हम लोग वैसे इस फार्मूले से भी निकालते थे नोडल सरफेस को n-3 से, और इससे भी निकाल लेंगे नोडल सरफेस नोडल प्लेन के बारे में। तो वैसे नोडल प्लेन जब बात आए, नोडल सरफेस ही देखना, तो नोडल सरफेस की बात आए तो नोडल सरफेस हम लोग इस प्रकार से निकाल लेंगे, क्योंकि नोडल सरफेस जो होता है स्पेस बिटवीन 2D ऑर्बिटल्स या p ऑर्बिटल्स, अलग अलग फार्मूला बताया है दोनों के लिए। तो इस प्रकार से आप इसको फाइंड कर लेना। इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको पुटअप करना हो तो उस पर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तो उसके बारे में मैं और डिटेल्स में बताऊंगा। और अभी स्पिन क्वांटम नंबर थोड़ा सा बताएंगे। स्पिन क्वांटम नंबर बहुत थोड़ा सा है, स्पिन क्वांटम नंबर उसको ख़त्म कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर देखो क्या एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। हम लोग जानते हैं किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, एनी ऑर्बिटल एन। इसको ये भी जानना कि एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस डिनोटेड बाय स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। और इसमें देखो स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर रहे थे, एक पॉइंट पहले नोट कर लें कि इस पर डिस्कस हो चुका है, लेकिन फिर भी आप एक बार नोट कर लें कि एनी ऑर्बिटल चाहे p हो चाहे d हो, एनी ऑर्बिटल कंसिस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहता है। और दोनों जो है एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब उनकी स्पिन अपोजिट होती है। स्पिन अपोजिट स्पिन के होते हैं, अपोजिट स्पिन इनकी अपोजिट होती है। इस प्रकार से देखें, जैसे मैं कहूँ कि 1s है तो 1s 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रखते हैं। ये तरीका रॉन्ग है। देखो अगर ऐसे आप दिखा देते हो तो ये तरीका रॉन्ग है, ये करेक्ट तरीका ही है। स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। और इनकी वैल्यू की बात करें तो किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हाफ प्लस माइनस हाफ होती है। फर्स्ट ऑर्बिटल को जनरली आप दिखाना चाहें, इसको जैसे दिखाना चाहें वैसे दिखा सकते हैं, ये साइन है प्लस माइनस हाफ। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को प्लस हाफ से एक्सप्रेस कर देते हैं, सेकंड को माइनस हाफ से एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन आप किसी ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, लेकिन ये जैसे अब दिखना होगा यहाँ पर। सपोज करो कि P सबसेल है। अब इसमें हम लोग जानते हैं 3 ऑर्बिटल होता है और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, फर्स्ट फिलिंग 1 by 1 करते हैं, तब पेयरिंग करते हैं। कभी 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ पेयर नहीं करते, 1 by 1 पेयरिंग, 1 by 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बाद पेयरिंग होती है। पेयरिंग पहले से नहीं होती। जैसे ये तरीका गलत होगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखा दूं, ये गलत तरीका है। 1 by 1 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इसमें दिखाओगे, एक इसमें दिखाओगे। ये हुन्स रूल है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। हुन्स रूल, पॉली एक्सक्लूशन लॉ और हाइजेनबर्ग लॉ, ये सब बताएंगे, सभी के रूल्स बताएंगे, तो उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो P सबसेल है, इस प्रकार से फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये मान लो S की वैल्यू इसके प्लस हाफ है, तो सेकंड का हम क्या दिखाएंगे, माइनस हाफ दिखाएंगे। ऐसे सभी में
अगर फर्स्ट का प्लस हाफ दिखाते हैं तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हाफ हो। जैसे इसको भी अगर दिखाना है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर प्लस हाफ दिखा रहे हो तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको उसकी वैल्यू माइनस हाफ दिखानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से मतलब एक क्लॉकवाइज दिखाते हो तो एक एंटी क्लॉकवाइज दिखाते हो। एक क्लॉकवाइज स्पिन होगी, वन इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज स्पिन होगी, क्लॉकवाइज स्पिन। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन, ये मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सपोज करो कि आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन दिखाया तो सेकंड इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज आपको दिखानी पड़ेगी। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन की आपको दिखानी पड़ेगी किसी एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ये जब किसी एक ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इस प्रकार से दिखाएंगे। और वन बाई वन इलेक्ट्रॉन दिखाना है तो आप कैसे भी दिखा दो, एक के ऐसे दिखा दो, एक दूसरे के ऐसे, लेकिन पहले सभी सेम डायरेक्शन में फिर अपोजिट डायरेक्शन, ये सही तरीका है। तो इस पे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन हम कराएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन इन सब पर कराएंगे, तो उसको आप वहाँ पे बहुत से कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर होंगे। स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लिख लो। ये भी पूछा जाता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम h/2π, जैसे आपने अजीमुथल में लिखा था बिल्कुल सेम ऐसे लिखना, बस l के स्थान s कर देना। इस प्रकार से ये स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में आपको बताया। स्पिन क्वांटम नंबर में ये भी ध्यान देना कि कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है किसी ऑर्बिट में, किसी ऑर्बिटल में रहता है, जब ये मूव करता रहता है ऑर्बिट में, तो एक तो आप देखो इस प्रकार से मूव करता है, एक तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है इस प्रकार से, ऑर्बिटल मोशन इसको कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन करता रहता है। और दूसरा ये अपने ही एक्सिस पर इस प्रकार से आगे बढ़ता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ये है, ये यहाँ मूव करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे, इस प्रकार से अपने ही जो है एक्सिस पे मूव करते हुए बढ़ता है, जिसको हम लोग स्पिन मोशन कहते हैं, स्पिन ऑर्बिटल मोशन। तो स्पिन ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन कह सकते हो आप, स्पिन करता हुआ, एक तो ऑर्बिटल मोशन जो ऑर्बिट में मोशन करता रहता है, और दूसरा अपने ही एक्सिस पे मोशन करता रहता है स्पिन करते हुए। दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन स्वयं, अपना अकेला इलेक्ट्रॉन स्वयं एक मैग्नेट का बिहेव करता है, वो अपने एक्सिस पे मूव करेगा, इसके कारण 98% लगभग जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है स्पिन के कारण। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और 2% लगभग अप्रॉक्स लिख रहा हूँ, हो सकता है किसी ने इसको 96 दिया हो, किसी ने 97, और ये हो सकता है 3 या 4% दिया हो, लेकिन 2% ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ये 2% होता है। मैग्नेटिक फील्ड 2% प्रोड्यूस होता है ऑर्बिटल मोशन के कारण। स्पिन मोशन के कारण, इसको स्पिन मोशन एक बहुत ज़्यादा अच्छा आपको याद होगा, स्पिन मोशन। तो आपने देखा कि दोनों मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन स्वयं एक टाइनी जो है मैग्नेट का बिहेव करता है। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में रहा। तो आज बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू।